जबरदस्ती खनन चला रहे हैं। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है अवैध खनन से जुड़ा। ये मुद्दा एक बार इसलिए भी गर्मा गया कि चूंकि अवैध खनन पर रेड करने पहुंची डीएसपी को माफिया ने कुचलने का प्रयास किया है। करनाल का मामला के इसे लेकर बात होगी। साथ ही आज के मुद्दे में हम कहां हरियाणा में अवैध खनन से जुड़ी तस्वीरें और मामले सामने आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले सीधे आपको करनाल लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य, क्या कुछ हलचल रही, किस तरह की अपडेट है? चूंकि डीएसपी को कुचलने का प्रयास किया गया था, उसके बाद की क्या जानकारी? बिल्कुल ज्योति, बात की जाए आज करनाल जिले के घरोंडा विधानसभा के अंदर अवैध रूप से माइनिंग का जो मामला सामने निकल के आया है। ऐसे में जिस तरीके से करनाल के जो घरोंडा विधानसभा के जो डीएसपी हैं मनोज कुमार और उनके साथ जो एसडीएम है अदिति घरोंडा, उनकी टीम जो है आज घरोंडा के अंदर पहुंची थी, जहां पर अवैध रूप से खनन का काम चल रहा था। जहां पर टीमों को प्रशासनिक टीमों को देखकर जो खनन माफिया थे उन पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उन पर कहीं ना कहीं एक जो वाहन चलाने के लिए जो एक तेज गति से वाहन भगाते हुए एक जो अधिकारियों के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया गया, जो अधिकारी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में जिस तरीके से अब मामले के अंदर जो छानबीन जो है पुलिस प्रशासन लगातार करती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर किस तरीके से हरियाणा के अंदर खनन माफिया है, उनके किस तरीके से हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा के अंदर ऐसे मामले निकल के सामने आ रहे हैं। चाहे अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले लगातार निकल के सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आज की ही बात की जाए, आज घरोंडा के अंदर यह मामला निकल के सामने आया। ऐसे में जो पुलिस द्वारा जो जानकारी समय जुटाई जा रही है, उनका साफ तौर पर यही कहना है, फिलहाल 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और जो जहां पर खनन जिस केंद्र पर जिस पॉइंट पर हो रहा था, वहां पर दो बाइकों को और एक जेसीबी को वहां पर उनको उसको कहीं ना कहीं गिरफ्त में ले लिया गया है पुलिस द्वारा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस किस तरीके से अब आगे। डंपर चालक ने डीएसपी को कुचलने का प्रयास किया, क्या उस आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया अभी तक? फिलहाल ज्योति, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है मामला पूछताछ में अब कहीं ना कहीं सम्मिलित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तमाम जिस तरीके से अधिकारी अब इसकी गहनता में यानी गहराई के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। आखिर किसकी वो भूमि थी, कहां पर यह अवैध रूप से काम चल रहा था और कितने समय से लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। जो जानकारी अभी तक फिलहाल जो हमारे पास जो गुप्त सूत्र हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि करीब 8 से 9 दिन से लगातार ये माइनिंग है वो लगातार जो घरोंडा क्षेत्र के अंदर है वो चलती हुई नजर आ रही है। अब फिलहाल अधिकारियों से भी जानकारी लेने का प्रयास सुबह किया जाएगा कि आखिर किस तरीके की ये जो गतिविधियां हैं और कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं, वो सारी पड़ताल भी हरियाणा न्यूज करेगा। क्योंकि जब भी हरियाणा न्यूज ऐसे कई अहम मुद्दे उठाता है तो उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करता है। जो हमारे दर्शक है, क्योंकि लगातार हमारे दर्शक हरियाणा न्यूज सबसे पुराना चैनल है और उस पर कहीं ना कहीं विश्वास भी करते हैं। तो हमारे जिस तरीके से दर्शक है और चाहे हमारे तमाम जिले के रिपोर्टर हैं, वो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचने का प्रयास भी करते हैं, ताकि उन दर्शकों तक हम अपनी बात है वो पहुंचा पाए, अधिकारियों की बात है वो पहुंचा पाए। लक्ष्य, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट जो भी इस खबर से जुड़ी, इस मामले से जुड़ी होगी, वो हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल पूरी जानकारी आपने दी। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया के। तो देखिए, करनाल का ये मामला था जब घरोंडा की डीएसपी को माफिया कुचलने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आज का मुद्दा, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, अवैध खनन की खेल से जुड़ा है। कब और कैसे रुकेगा अवैध खनन, क्यों खनन माफिया की हौसले बुलंद के, चर्चा हम करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में अवैध खनन एक बार फिर से सुर्खियों में है। वो इसलिए भी, अभी डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या को लोग नहीं भूले थे कि करनाल के घरोंडा के डीएसपी मनोज कुमार को कुचलने का प्रयास किया गया। जी हां, यमुना क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध माइनिंग का खुलासा हुआ है। माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अवैध खनन पर छापेमारी और एक्शन के लिए पहुंचे एसडीएम अदिति और डीएसपी मनोज कुमार। तो माफिया ने डीएसपी मनोज कुमार को डंपर से कुचलने का प्रयास किया।
इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बलेड़ा और गढ़ीबल की जो रकबा है उसमें लीगल माइनिंग चल रही है, जिस भी यहाँ पे मैं एसडीएम साहब और ऐसे अपन भोपाल सिंह इकट्ठे हमने गुप्त रेड की, जिस पे हम यहाँ पहुंचे तो वो हमें देख के भागने लगे। जैसे हमने उनको रुकवाने की कोशिश की, उन्होंने हमारे ऊपर डंपर चढ़ाने की कोशिश की और डंपर भागे, जबकि हमने जेसीबी को काबू कर लिया। चोट वगैरह तो नहीं आई आपको? नहीं, चोट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया गया। तो क्या लग रहा है, कब से चल रहा था? जैसे हम देख रहे हैं इस हिसाब से तो ये कम से कम 8-10 दिन से चल रहा है। इन्होंने काफ़ी मिट्टी भी और ये रेत भी उठाया हुआ है और ये मालिक आए हुए हैं, अभी इनसे बात करके जो भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनेगी बिल्कुल करेंगे। माइनिंग का कार्य जो है यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, तो मैं डीएसपी साहब और हम अपनी टीम लेकर यहाँ पे मौके पे पहुंचे। तो यहाँ पे एक जेसीबी लगी हुई थी जो कि खुदाई कर रही थी और 3 डंपर थे, और जब उन डंपरों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने गाड़ी भी चढ़ाने की डीएसपी साहब पे और टीम पे कोशिश करी, और वो गाड़ी लेकिन डंपर भगा के ले गए। हमने जेसीबी जो है वो हमने यहाँ पे अभी चोटिल तो नहीं डीएसपी साहब वगैरह को चोट तो लगी? नहीं, अभी सभी सब कुशल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, परंतु वो रोकने पर भी नहीं रुके और चढ़ाने का प्रयास करते हुए भाग गए। तो मैडम देखने से क्या पता लगा कहाँ के हैं ये लोग जो अवैध माइनिंग कर रहे हैं? ये बलेड़ा गांव के ही हैं, यहीं के, इनकी अपनी खुद की जमीन है और इलीगल माइनिंग यहाँ पे काफी समय से चल रही है। किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी मैडम? इस पे पूरी हम अभी माइनिंग की टीम मौके पे अभी पहुंच जाएगी और पूरा इनके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। पुलिस की भी जो हमारी कानूनी कार्रवाई है वो भी करेंगे, जो भी पेनल्टी बनती होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला वाकई गंभीर है और मामले में करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने क्या कुछ कहा है ये भी आप सुन लीजिए। मंडल अधिकारी गरोंडा और डीएसपी गरोंडा को गढ़ीबरल के इलाके में अवैध माइनिंग की इंफॉर्मेशन थी, तो उसी सिचुएशन को असेस करने के लिए डीएसपी गरोंडा और एसडीएम गरोंडा वहां पर गए थे। जब वो वहां पर पहुंचे तो उनको वहां पर 3 डंपर और एक जेसीबी एक खेत में अवैध रूप से खनन करते हुए मिले, जिस पे उन्होंने उनको आवाज़ लगाई और रुकने का इशारा भी किया। उसके बाद जैसे उन्होंने देखा कि पुलिस की टीम और अन्य सिविल अधिकारी वहां पर आए हुए हैं, तो जो भी वहां पर ड्राइवर थे वो गाड़ियों को लेकर के तेज गति से गाड़ी को भगा करके ले गए। मौके पे एक जेसीबी उनकी वहीं रह गई, जिसको कब्जा पुलिस में लिया गया है। माइनिंग विभाग के अधिकारियों को भी मौके पे बुलाया गया है, उनके द्वारा भी ये असेस करके बताया गया है कि अवैध रूप से की जा रही थी माइनिंग, जो भी अवैध माइनिंग हो रही थी वो अवैध रूप से हो रही थी। करनाल के अलावा पानीपत की बात करें तो सनोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पत्थरगढ़ कुंडला की जमीन पर लगातार अवैध खनन जारी है। हरियाणा न्यूज पहले भी तस्वीरें दिखा चुका है कि कैसे अवैध खनन माफिया सक्रिय है। आज एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अवैध खनन जारी है बिना किसी रोक टोक के। लगातार हो रहे अवैध खनन से आसपास के किसान भी परेशान हैं। जब हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची तो यमुना नदी के किनारे लगातार अवैध खनन जारी था, लेकिन जैसे ही माफिया की नजर हरियाणा न्यूज की टीम और कैमरे पर गई तो माफिया फरार हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन मामले को लेकर बिल्कुल मौन बना हुआ है। हरियाणा न्यूज ने आपको दिखाया था कि किस कदर जो है अवैध खनन जो है वो जारी है, लेकिन अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा न्यूज की टीम यहाँ पहुंची है। हमने पहले दिखाया था कि अवैध खनन जारी था, माफिया के लोग मौजूद थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि काम जो है बिल्कुल रोक दिया गया है। लोग बाग यहां से निकल चुके हैं और दूसरी तरफ भी देखेंगे तो देखिए वो एक जेसीबी मशीन है, वो भी जो है बिल्कुल वहां पर जहां पर लोग बाग काम कर रहे थे वो भी पूरी तरीके से बंद है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ की परिस्थिति कैसी है। लगातार अवैध खनन जो है वो जारी है, ना ही उनको किसी का डर है। और वो लोग जो है मीडिया के सामने, हरियाणा न्यूज की टीम जब आई थी तब काम चल रहा था, हमने अपने कैमरे में कैद किया और अब आप देख सकते हैं कि काम बिल्कुल बंद कर दिया गया है। वहां पर आपको कोई भी कुछ दिखाई नहीं देगा। बहरहाल हरियाणा में अवैध खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। बहरहाल देखना यह है कि तस्वीरें और मामले सामने आने के बाद अब माफिया के खिलाफ क्या कदम उठाया जाता है, कब और कैसे खनन माफिया पर लगाम कसी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी हैं और इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। प्रवीण अत्रे जी, जुलाई 2022 को अभी हम नहीं भूले हैं जब डीएसपी को इसी तरह के माफिया के हमले में प्रदेश ने खोया था और पूरे हरियाणा को अभी वो तारीख, अभी वो दिन, वो वारदात याद गए। लेकिन उसी तरह की एक और घटना और बाल बाल बचेंगे डीएसपी, ये गनीमत है या अच्छी किस्मत उनकी कह लें। क्या कारण आप मानते हैं कि इस तरह से बेखौफ है माफिया, क्योंकि इसी तरह का पहला मामला और एक बार फिर से उसी तरह की घटना सामने आई है करनाल से। जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड इलीगल माइनिंग होती थी, एक बात तो ज्योति जी समझनी पड़ेगी
जी। कि सरकार के प्रयासों की वजह से जो वो ऑर्गेनाइज इलीगल माइनिंग थी और वो नहीं है। हाँ, इलीगल माइनिंग अलग अलग जगह पे इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और सरकार लगातार उसके ऊपर एक्शन लेती है। आप अगर नूह की घटना का जिक्र करेंगे, वो भी सरकार ने एक्शन लिया था। जिस वक्त प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने, आपको तो जानकारी होगी, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टास्क फोर्स का गठन किया था कि वो इलीगल माइनिंग के खिलाफ एक्शन काम ले, इलीगल माइनिंग के ऊपर चोट करे, इलीगल माइनिंग किसी तरह से रुके, इसके ऊपर काम करे। जो नूह वाली घटना थी, वहां पे भी वही स्थिति थी कि इलीगल माइनिंग हो रही थी। जैसी शिकायत मिलती है तुरंत एक्शन होता है, टीम मौके पे जाती है। लेकिन वहां पे डीएसपी सुरेंद्र सिंह सर के साथ जो घटना है वो एक बहुत ही दुखद घटना थी। आज भी जब ये जानकारी मिलती है कि इलीगल माइनिंग हो रही है, तुरंत टीम जाती है जिसके अंदर एसडीएम साहिबा और डीएसपी मनोज भी होते हैं और वो वहां जाके अपना एक्शन लेते हैं। तो पहली चीज तो ये है ज्योति जी कि एक एस्पेक्ट ये है कि सरकार को जैसी जानकारी मिलती है या प्रशासन को जैसी जानकारी मिलती है, प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करता है। ये एक सुखद बात है क्योंकि प्रशासन चौकन्ना है, प्रशासन इलीगल माइनिंग रोकने के लिए लगातार प्रयास है। दूसरा पक्ष जो है कि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जो ड्राइवर है उसने ये प्रयास किया कि डीएसपी साहब पे वो अपना डंपर चढ़ा दे। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, जिनकी प्रवृत्ति में अपराध करना होता है, चाहे वो चोरी करता है, चाहे वो इस तरह का अपराध करता है, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन दोनों स्थितियों में भी एक और चीज आप देखेंगे कि एक तो प्रशासन ने इलीगल माइनिंग रोकने के लिए एक्शन लिया, दूसरा इस तरह के अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इसके ऊपर पुलिस ने काम करना शुरू किया। आज की घटना में आप बता ही रहे हैं कि 2 गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी लोग भी गिरफ्तार बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इससे एक चीज तो साबित होती है कि इलीगल माइनिंग रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। और उसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं। देखिए, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में हरियाणा में बनी थी, उससे पहले इलीगल माइनिंग की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी ज्योति जी। हमें यह देखना पड़ेगा कि मनोहर जी के नेतृत्व में सरकार ने जो प्रयास किए उसका नतीजा हमें क्या मिला। आज स्थिति यह है कि अपने प्रयासों के अंदर इलीगल माइनिंग रोकने के लिए अलग अलग योजनाएं, अलग अलग प्लानिंग। देखिए, सबसे पहले सरकार ने ई रवाना जो है वो योजना लेके आई। ई रवाना में क्या हुआ कि जिस तरह से पहले जो लोग लीगल माइनिंग भी करते थे, वो भी फर्जी बिल, फर्जी पर्ची के जरिए गाड़ियों के अंदर क्रशर, बजरी, इस तरह की चीजें भेज के सरकार के राजस्व को चोट पहुंचाते थे। तो सरकार ने क्या किया, ई रवाना योजना लेके आई, जिसके अंदर जैसे ही ऑनलाइन पर्ची या बिल कटेगा तुरंत उसकी जानकारी डिपार्टमेंट को भी मिलेगी, क्रशर मालिक को भी मिलेगी और माइनिंग ठेकेदार को भी मिलेगी। उसके अंदर पूरी डिटेल होगी कि ड्राइवर कौन है, गाड़ी का नंबर क्या है, ड्राइवर का एड्रेस क्या है, ड्राइवर का फोन नंबर क्या है, वगैरह। नंबर 1। दूसरा, जो इस तरह की गाड़ियां हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर जीपीएस को कंपलसरी किया सरकार ने। तीसरा जो मैं बात कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे टास्क फोर्स का गठन करना, स्टेट लेवल पे स्टेट टास्क फोर्स का गठन करना, और सबसे बड़ी बात ड्रोन मैपिंग, कि जहां माइनिंग होती है, माइनिंग क्षेत्र भले वो इलीगल वाला क्षेत्र या लीगल वाला, उसकी ड्रोन मैपिंग हो, सैटेलाइट की पिक्चर से उसका निरीक्षण किया जाए। तो ये सब प्रयास जब सरकार ने किए तो नतीजा हमारे सामने क्या आता है कि 2014 से पहले 10 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें सरकार को माइनिंग से जो रेवेन्यू मिला था उससे 4 गुना रेवेन्यू हो जाता है मात्र 7 साल में, कोविड की महामारी के बावजूद। पहला, किससे पता लगता है कि सरकार के माइनिंग के ऊपर जो प्रयास थे उनका नतीजा सामने आना चाहिए। दूसरा, जो जुर्माने लगाए गए, जो वाहन जब्त किए गए, जिस तरह की जो कार्रवाई हुई है, उसके अंदर सरकार को कांग्रेस की सरकार की तुलना में 8 गुना ज्यादा जुर्माने से रेवेन्यू प्राप्त हुआ। 7,113 वाहन जब्त किए गए। पिछले 2 साल में ही लगभग 2400 जो डंपर्स हैं वो जब्त किए हैं। तो ये पता लगता है कि सरकार ने बेहतर प्रयास किए, जिसके नतीजे भी हमें दिखने शुरू हुए। लेकिन ऐसा भी हम कह सकते कि इलीगल माइनिंग बिल्कुल बंद हो गई, उसकी घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे सामने आ ही रही हैं। लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरह की घटनाएं भी ना हो। ठीक है, बजरंग दास जी, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं? साथ ही देखिए, 8 साल में तो तस्वीर बहुत बदली है। जो प्रयास किए गए हैं, कदम उठाए गए हैं, प्रवीण अत्री जी ने उनका जिक्र भी किया है, लेकिन अवैध खनन तो जारी है। और जब जब जो मामला आज सामने आया, इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो सरकार और प्रशासन के तमाम दावों को धत्ता बताने के लिए काफी है। ज्योति जी, सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज चैनल का और आपकी टीम का धन्यवाद करूंगा, जो आपने
अवैध खनन माफियों के खिलाफ आज जो डिबेट रखी है, हर एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ बोलने की या उनके खिलाफ चैनल पर दिखाने की, अखबार में छापने की। ये हकीकत बात है। आज खनन माफिया कौन है? मेरे साथी लंबी लंबी बात तो करते हैं मगर जो हकीकत है वो सामने नहीं रखते। खनन माफिया सरकार के चेते हैं। आप देखिए खुलेआम खनन माफिया द्वारा सुरेंद्र सिंह डीएसपी उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार यमुनानगर के अंदर अवैध खनन के लिए जब वो पुलिस गाड़ी रोकती है, वहां के पुलिस अधिकारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जाती है। अनेकों बार पुलिस के ऊपर हमले होते हैं। और ये आपके सामने घरोंडा में जो हुआ, जो अवैध खनन का मामला, रेत का मामला आपने दिखाया, जो डीएसपी मनोज कुमार के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जानलेवा हमला करने की कोशिश की, ये पूरे तरह सरकार की विफलता है। मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथी कहते हैं हमने बहुत कार्रवाई करी। जहां आपने डाडम का मामला पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध रहा, अवैध पहाड़ खोदकर जब पहाड़ गिरा तो अनेकों मजदूर उसके अंदर मर गए और बड़ा शोर पूरे देश में रहा। पूरे नेशनल चैनल और काफी इसमें बवाल मचा। सारे सामाजिक, धार्मिक लोग, राजनीतिक लोग भी वहां पहुंचे, सरकार के प्रतिनिधि भी बाद में पहुंचे और लगभग डाडम वो है 1 महीने तक वो पहाड़ का काम बंद रहा और एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी। सरकार ने भी जांच कमेटी जिसका इंचार्ज तो शाम का डीएसपी को बनाया, एसडीएम को बनाया गया। और देखिए एसडीएम ने रिपोर्ट दी, ये जो ठेकेदार था जिसने खनन का ठेका ले रखा था, पहाड़ का ठेका ले रखा था, उसको दोषी करार दिया। मगर आज तक उस ठेकेदार पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई और रिपोर्ट देने के 3 दिन बाद तो शाम के एसडीएम की वहां से बदली कर दी गई। उस रिपोर्ट को रद्दी के टोकरी के अंदर डाल दिया गया। और मैं दावे के साथ कहता हूं खनन माफिया पूरी तरह से हावी है। ये तो आपकी टीम चली गई, वो अवैध खनन करते रहे। जब उनकी नजर आपके कैमरे पर पड़ी, हरियाणा न्यूज की टीम आई है, जब वो इधर उधर होए ताकि हमारी मीडिया पर हमला करना भी लोगों के लिए, मीडिया पर हमला करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है माफिया के लिए। मीडिया पर हमले की तस्वीरें और खबरें भी बहुत बार सामने आई हैं, केवल हरियाणा नहीं, देश में बहुत बार अलग अलग हिस्सों से। यही मैं आपको आम लोगों पर, मीडिया पर, पुलिस पर, प्रशासन पर हमला करना बिल्कुल नया नहीं है। आपको ध्यान भी होगा, आप तो शाम में ज्योति प्लीज आधा मिनट लूंगा, तो शाम में तसल्ली कर लो। मीडिया को कितनी बार जान से मारने की धमकी वो खनन माफिया दे चुके हैं। उनकी ताकत नहीं है। उसके एरिया के अंदर भी इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं भी 2 बार वहां पे गया था, धरना प्रदर्शन लगा, व्यापार मंडल की मैंने टीम लगाई और मैं खुद वहां पर मीटिंग करके आया। सारे पहाड़ के जो अपने क्रेशर के जो मालिक थे वो भी रो रहे थे, बोला यहाँ इतना अवैध काम चल रहा है और हम जो क्रेशर वाले इसमें पिस रहे हैं और सरकार की पूरी तरह से ये काम जो मिली भक्ति से हो रहा है। करोड़ों अरबों रुपए का चूना टैक्स का लगाया जा रहा है। मेरे साथी बोल रहे हैं कि हम जो बिलिंग होती है उसकी रिपोर्ट चली जाती है, आईटी रिपोर्ट दफ्तर में जाती है। यही बताना आपसे हालांकि आपकी सरकारों के दौरान क्या रहा, आपकी सरकार के दौरान क्या रहा, ये मैं अगली बार में आपसे पूछूंगी। अभी इस उत्तर में मैं आपसे नहीं पूछ पाई है। अभिनव अत्रे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए बजरंग जी, अभी आपने देखिए आधी मिनट के लिए कहा था, आपको 1 मिनट पूरा दिया गया बोलने के लिए। अब आप सुन लीजिए, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ना है। अत्रे साहब बहुत कम समय में अपनी बात पूरी कीजिए। एकदम 2 बातों में देखिए, इन्होंने 2 बातें कही। इन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता लंबी बातें कर रहे हैं और जो खनन माफिया है वो सरकार के चहेते हैं। अब मैं 2 चीजें बताऊंगा। एक तो अक्टूबर 2022 भरतपुर राजस्थान के अंदर खनन माफिया की इस अवैध खनन की वजह से पहाड़ी गिरी, जिसके अंदर 25 मजदूर मारे गए,
दो उसमें हरियाणा के भी थे। राजस्थान सरकार ने तो जांच तक नहीं बिठाई। हालांकि मैं नहीं चाहता था मैं इसका यहाँ जिक्र करूं, लेकिन मजबूर किया। अब सुनिए कांग्रेस के कार्यकाल में जिस डाडम और खालिद का यहाँ जिक्र हो रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने साजिशें पूरे हरियाणा के अंदर, देखिए चिल्लाना शुरू कर दिया इन्होंने। अब ये चिल्लाएंगे जोर जोर के, पागलों की तरह चिल्लाएंगे। ये विधवा विलाप बंद करो, मेरी बात सुन लो मित्र, ये विधवा विलाप बंद कर दो, ये विधवा विलाप बंद कर दो, विधवा विलाप बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुन लो एक बार। इनको ज्योति जी चुप कराइए, इनको चुप कराइए। बजरंग जी, कोई तरीका नहीं है। आपने विस्तार से अपना पहला उत्तर दिया। गुलिया जी, रेणु साहब अभी इंतजार कर रहे हैं, उनका पहला प्रश्न उनसे नहीं पूछा गया अभी तक। आप ऐसे साथ साथ बोलते रहेंगे, केवल समय की बर्बादी है सर। बिल्कुल नहीं सुन पा रहे दर्शक, बिल्कुल समय की बर्बादी है। आप जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। जी जी, ये समय की बर्बादी जानबूझ के करते हैं, ये विधवा विलाप जानबूझ के करते हैं। इनको पता है कि इनका नकाब उतरेगा। देखिए इन्होंने क्या खेल खेला था इस प्रदेश के साथ, आप भी जानते हैं कि 2009 के अंदर प्रदेश के अंदर माइनिंग किस वजह से बंद हुई। इन्होंने साजिश इस प्रदेश के अंदर इसलिए माइनिंग बंद करवा दी क्योंकि इनके एक नेता के रिश्तेदार राजस्थान के अंदर इसी व्यापार में शामिल थे और हरियाणा की जनता को अपना घर बनाने के लिए रेत रोड़ी बदली लेनी पड़ती थी और इनके नेता के रिश्तेदार को उसका लाभ पहुंचे, इसलिए पूरे प्रदेश के साथ साजिश की थी उन्होंने 2009 के अंदर। आप सच्चे निकाल लीजिए, सच्चे निकाल लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई, बीच में मत चलाइए, विधवा विलाप मत कीजिए, आपको तथ्य दूंगा मैं, आपको तथ्य दूंगा। 15 मई 2009 को इनको दायित्व कराइए भाई। कैसा इंसान है यार, कैसा इंसान है कि चर्चा के लिए आज क्यों जाता है? बजरंग जी, क्या फिर म्यूट ही करवाया जाए आपको? चर्चा के लिए नहीं, आपको म्यूट करवाया जाए सर। फिर आप देखिए, मैं निवेदन कर रही हूँ आपसे बार बार। नहीं, मैं यहाँ सर चर्चा के लिए, सवाल पूछने के लिए, रोकने टोकने के लिए बैठी हूँ ना। आप लगातार कैसे बोलते रहेंगे ऐसे? देखिए 15 मई 2009 को कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि वो एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान को लागू करके माइनिंग करे। ये 2009 के अंदर कोर्ट ने कहा और टाइम दिया फरवरी 2010 तक का। हुड्डा साहब ने नहीं किया, माइनिंग बंद। क्यों हरियाणा प्रदेश में बंद हुई? जो कोर्ट ने कहा था आप उसको मान लेते, हरियाणा प्रदेश की जनता को रियायत दर पे रेत बदली वगैरह मिलते रहते। लेकिन ठीक है अत्रे साहब, अभी मैं दो मेहमान अपने साथ और हैं, उनको भी चर्चा में जोड़ूं। अगले उत्तर में आप इस बात को ऐड कीजिएगा। अगले उत्तर में अजय गुलिया जी, जो हालात हैं खनन को लेकर, कभी पत्थर या पहाड़ों के खनन की बात कर लें, कभी मिट्टी के खनन की, यमुना के आसपास की बात करें, बहुत बार इस तरह के मामले सामने आते हैं। और जब मामला पुलिस पर हमले का हो तो साफ तौर पर ये नजर आता है कि माफिया बेखौफ हैं। क्यों किसी का डर नहीं? क्या किसी का संरक्षण इसे मिला के इन्हें? डीजीपी कैसे देखते हैं? सीआरपीसी और आईपीसी होने के बाद भी, कानून होने के बाद भी अपराधी अपराध करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होती। और उस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन और दूसरे महकमे भी वो प्रयास भी करते हैं और लगाम लगाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह दूं कि सिर्फ हमारी सरकार के दौरान ऐसा किया जा रहा है कि कानून अपना काम करे, पहले भी कानून अपना काम करता था। लेकिन ज्योति जी, एक चीज इसमें सोचने की है। देखिए, बजरंग दास जी सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने का काम करते हैं। मैंने तो इनकी सरकारों के दौरान भी कहा कि काम हुए। अब 3258 करोड़ रुपए का 22-23 का रेवेन्यू आया है माइनिंग से। उससे पहले का ये रिकॉर्ड अगर मैं बात करूं तो ये 2363 करोड़ था उससे पिछले वर्ष में, या उससे पिछले वर्ष में था 91 से जो शुरू हुआ वो 50 करोड़ से शुरू होकर के यहाँ तक पहुंचा। तो सरकार काम कर रही है, रेवेन्यू सरकार का बढ़ रहा है। अब ये कह देना बिल्कुल, जैसे परवीन अत्रे जी ने भी कहा कि बिल्कुल इलीगल माइनिंग नहीं होती। कानून व्यवस्था होने के बाद भी लोग इस प्रकार की कार्रवाई में लिप्त रहते हैं, संलिप्त रहते हैं, जो होती है उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। जैसे पीछे 2022 में जुलाई में एक दुखद घटना हुई, आपने भी जिक्र किया उस बात का, तुरंत उन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आज आपकी बातों से गुलिया जी, जितने सहज ढंग से आप बात करने लग रहा है कि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, नहीं बहुत गंभीरता से ना लिया जाए कि ये तो चलता रहेगा, ये तो होता आया, इसमें नया नहीं है। नहीं। अब सरकार की मंशा, अब मैं आपको देखिए, मैंने फिगर रेवेन्यू बढ़ाया जाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल रेवेन्यू बढ़ाने से सरकार अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती, या विभाग भी नहीं। जब डीएसपी रैंक के अधिकारी या पुलिसकर्मी पर, पुलिस के जवान पर इस तरह से डंपर चढ़ाने का प्रयास होगा
तो क्यों डर नहीं है माफिया में? आसपास के लोगों, आपको बेहतर स्थिति पता होगी, आसपास के लोगों में माफिया का डर रहता है। यहाँ तक कि मीडिया की टीमें जाती है, मीडिया की टीमों पर हमला किया जाता है, पुलिस पर, प्रशासन पर हमला किया जाता है। तो ये कह देना कि ये तो चलता आया है, या फिर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो करेंगे कानून होने के बाद भी। अब ज्योति जी, मैंने ये फिगर्स क्यों बताए आपको? मैंने फिगर्स आपको इसलिए बताए ज्योति जी कि इतनी जल्दी या इतनी मात्रा में रेवेन्यू कभी नहीं बढ़ा। सरकार ने इन पर रोक लगाई, सरकार ने इन पर सख्ती करी, सरकार ने इन पर पाबंदी लगाई, तो इसको लीगलाइज तरीके से लोग करते हैं। जिस प्रकार से जो सरकार अनुमति देती है उस प्रकार से लोग इसको करने का काम अब कर रहे हैं। जो इलीगल तरीके से होता था उस पर बैन लगाया गया, अंकुश लगाया गया, उस पर जोर ताकत से सरकार ने सख्ती करी, इन पे बैन लगा, इन पे रोक लगी, तो इसको लीगलाइज तरीके से जो सरकार की मान्यता प्राप्त है, जो लीगल तरीके हैं, उससे इसको किया जाने लगा। अभी भी आपके टीवी चैनल पे इस बात को स्वीकार करते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अभी भी कुछ प्रतिशत या कुछ लोग प्रयास करते हैं, जैसे पिछले साल एक घटना हुई, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया गया। आज भी जिन लोगों ने इस प्रकार के प्रयास करने का एक नाकाम कोशिश करी, उनको भी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने का सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई की गई। दूसरी, सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बजरंग दास जी कह रहे थे, पूर्व की सरकारों की तरह यहाँ इन लोगों को सरकार का संरक्षण बिल्कुल प्राप्त नहीं है। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है और सख्त कार्रवाई होगी। रेणु साहब, अगर सख्त कार्रवाई होती है, हालांकि हम इनकार नहीं करते, ठीक है, सरकार ने, विभाग ने, प्रशासन ने जितना अच्छा किया उसकी तारीफ है, लेकिन जुलाई 2022 में जिस तरह का मामला सामने आता है, उसी तरह की वारदात को रिपीट किए जाने का प्रयास आज होता है करनाल में, तो सवाल क्यों ना उठे? हाँ ज्योति जी, देखिए, खनन माफिया हावी है हरियाणा प्रदेश में, इसको संदेह नहीं है इस बात में। हमारे हरियाणा प्रदेश में एक तो रेत का और पत्थर का खनन ज्यादातर होता है, और कृषि के बाद ये हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स भी है इनकम का। और इसमें जिस प्रकार से अवैध खनन हो रहा है, और अवैध खनन के साथ साथ जो ये माफिया एक मजबूती के साथ प्रशासन का भी विरोध करता है और यहाँ तक कि उसको कुचलने का भी काम करता है, ये कहीं न कहीं अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। ज्योति जी, अगर हमारे साथी ये कहें कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, या पंजाब में ऐसा हो रहा है, या हिमाचल में ऐसा हो रहा है, तो इससे सरकार बचती नहीं है। हरियाणा में क्या हो रहा है हमें ये देखना है। आज हरियाणा प्रदेश में जो खनन माफिया है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जिस प्रकार से नूह में पहले डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या हो गई थी, उसके बावजूद भी जुलाई से लेकर के आज तक 6 महीने तक एक ऐसा माहौल तैयार नहीं सरकार कर पाई ताकि अवैध खनन करने वाले लोग कम से कम अधिकारियों के ऊपर, लोगों के ऊपर या मीडिया के ऊपर कोई गैर कानूनी एक हमला करने से कम डरे, वो अपना ट्रैक्टर को पकड़वा दे। लेकिन जिस प्रकार से आज भी घरौंडा में उन्होंने एक डीएसपी मनोज कुमार के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि सरकार वो माहौल पैदा नहीं कर पाई जो सरकार को माहौल पैदा करना चाहिए था। दूसरी बात, ये सरकार जो है ना, ये कह करके कि कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ, इनेलो के टाइम में ऐसा होता था, कांग्रेस के टाइम में इतने घपले घोटाले होते थे, ये बात वो सरकार तो कह सकती है ज्योति जी, जो नई बनी हो, जिसको साल 6 महीने हुआ हो, वो तो ये कह सकती है। लेकिन जो सरकार सेकंड टर्म मनोहर 2 चला हुआ है, वो भी खत्म होने वाला है, 9 साल से हरियाणा में सत्ता पर काबिज है, और ये कंपैरिजन करते हैं पुराने वाली सरकारों के साथ, तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें बचने की बात कर रहे हैं, जो कि इनकी गलत बात है और उनकी नाकामी भी है। तीसरी बात आपके चैनल के ऊपर उठाया गया कि 2014 से पहले रेवेन्यू 2300 करोड़ रुपए आता था, आज 3200-3500 करोड़ रुपए आता है। मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 के रेट, आज के रेट, चाहे वो रेत के रेट हैं, चाहे बजरी के रेट हैं, चाहे क्रशर के रेट हैं, और चाहे उनकी रॉयल्टी के रेट हैं, हर चीज बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका रेवेन्यू बढ़ गया तो आपने अपराधियों के ऊपर शिकंजा कस दिया, ये बिल्कुल नहीं है। ये बचकर के भागने वाली एक बात है।
कहीं न कहीं ज्योति जी ये स्पष्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि जो इस तरह की एजेंसियां हैं उनके ऊपर जुर्माने लगाए जाए, मोटे मोटे जुर्माने लगाए जाए। अब हमारे साथी कह रहे थे हमने ई रवाना लागू कर दिया, ई रवाना लागू कर दिया, ठीक है, बड़ा अच्छा स्टेप है। आप ड्रोन मैपिंग करवाते हो, बड़ा अच्छा स्टेप है। आप SIT का गठन करते हो, बहुत अच्छी बात है। और आप तुरंत एक्शन लेते हो, यह भी अच्छी बात है। लेकिन ज्योति जी, इन साथियों से ये प्रश्न मेरा जरूर पूछना, सब कुछ लगने के बाद, ड्रोन मैपिंग के बाद, ई रवानगी के बाद, SIT के गठन के बाद, ये इतने बड़ी बड़ी गाड़ियां, 10-10 टायर वाले ट्रोले और 4-4 पहियों वाली ट्रोलियां, ये कैसे निकल जाती हैं ड्रोन मैपिंग के बाद? ये कैसे निकल जाती है विदाउट ई रवानगी? ये कैसे निकल जाती है नाकों से, पुलिस के नाकों से? तो ये कैसे निकल जाती है? तो इस बात का ये तो है नहीं कि भाई जेब में डाल के कोई लेगा या पर्स में डाल करके कोई लेगा। उसकी वहां खुदाई भी होती है, वहां उसको तोड़ा भी जाता है, धमाके भी होते हैं, विस्फोट भी होते हैं। क्या सरकार के कान बंद है? क्या प्रशासन के कान बंद है? अगर प्रशासन के कान बंद है तो क्यों बंद है? सरकार क्यों सो रही है, क्यों जाग रही है? ये कहीं ना कहीं ज्योति जी 100% सरकार की मिलीभगत है। इस वजह से इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहे हैं। नहीं तो कौन सा कारण है कि आप ई रवानगी के बगैर ट्रैक्टर नाके से निकल करके चला जाता है। 10-10 JCB आपने दिखाया, मैंने आपके चैनल पर देखा, जो पानीपत वाले यूपी और पानीपत के बीच में यमुना के ऊपर जो वो JCB लगी हुई है आपने दिखाई, 10-10 JCB लगी हुई है, 100 ट्रोले खड़े हैं। तो वो कहाँ गई ई रवानगी? विदाउट नंबर प्लेट के गाड़ियां भर करके जा रही है रोडों से और ये कह रहे हैं हम ड्रोन मैपिंग करवाते हैं। कहाँ है वो ड्रोन मैपिंग? ये मिली जगत है, सरकार मिलजुल करके ऐसा काम कर रही है। GPS कंपल्सरी किया गया है, ड्रोन मैपिंग करवाई जा रही है। प्रवीण गर्ग साहब, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रवीण अत्री जी, आप जल्दी कुछ जो भी काउंटर आपको करना है, उसके बाद गर्ग जी आपके पास। दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है, मेरी विपक्षी मित्रों से एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि तुलना से डरते क्यों? ये क्यों कहते हैं कि साहब आप INLD से तुलना क्यों करते हो, आप कांग्रेस से तुलना क्यों करते हो? स्वाभाविक सी चीज है। आज हम सरकार चला रहे हैं, हम जनता को अपनी बात जब समझाएंगे कि हमने क्या किया, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि साहब जिनके पास पहले सरकार थी उन्होंने ये किया था और हमने ये किया है, आप तुलना कर लीजिए किसने ठीक किया। तो तुलना तो करेंगे। तो तुलना से घबराते क्यों है? मैं बताता हूं क्यों घबराते हैं। क्योंकि इनको डिबेट में आके देना होता है भाषण। भाषण तो मैं भी दे सकता हूं, गाड़ियां क्यों निकल जाती हैं, 15 टायर की क्यों निकल जाती है, 16 टायर की क्यों निकल जाती है, लेकिन हम देते हैं तथ्य। इन्होंने एक बात कही कि साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनके ऊपर जुर्माने करो, बड़े बड़े जुर्माने करो। बिल्कुल कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था? 2002 में। सरकार में आप थे, क्यों नहीं आपने बड़े बड़े जुर्माने कर दिए? क्यों नहीं आपने रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया? उसके बाद अरे भाई उसके बाद 2017 में कहा था। अरे आगे देखो रेणु साहब, अब ये अन्याय है, ये अन्याय है, ये ना करो बीच में। जब 2002 में कहा था तब तो आप ही थे सत्ता में। हालांकि उसके बाद तो 2009 में भी कहा, 2010 में भी कहा है। रेणु साहब आपकी जानकारी दुरुस्त कर ली, लेकिन आपने क्यों नहीं कर दिया? मेरा सवाल ये है। उसके बाद कांग्रेस आई तो उसने क्यों नहीं कर दिया? हमारा ये सवाल है। हमने किया ना। और दूसरी बात ये कहते हैं कि साहब देखिए आपने कहा इतने करोड़ कांग्रेस के टाइम में थे। देखिए एक तो फैक्ट को सही रखिए, 10 साल में कांग्रेस की 1267 करोड़ रुपए का रेवेन्यू 10 साल में, और हमारे 7 साल में उससे 4 गुना, जिसमें कोविड का वक्त भी आ गया। अब तुलना कर लीजिए, 4 गुना फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? 10 साल भी देख लीजिए और 7 साल भी देख लीजिए और कोविड का पीरियड भी देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा दाम कितने बढ़े, कितना इन्फ्लेशन हुआ। तो हम टैक्स पे बात करते हैं तो आपको घबराहट होने लग जाती है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक और चीज है जो कहते हैं कि ये देखिए, इन्होंने ई रवाना पे सवाल किया, ई रवाना किया, गाड़ी का नंबर सब कुछ जो मैंने पहले डिटेल बता दी। ये कहते हैं उसके बावजूद, हालांकि ना किसी गाड़ी का नंबर या तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ज्योति जी, सख्त कानून होने के बावजूद, जैसे अजय जी ने भी कहा है, 302 का कानून होने के बाद भी हत्याएं होती है, पूरे देश में होती है ऐसा। जो नशों की स्मगलिंग होती है, जबकि उसके ऊपर नारकोटिक्स के इतने सख्त कानून है, वो भी गाड़ी कहीं ना कहीं से निकलती है। अगर 1000 में से 2 गाड़ी चोरी से निकल गई और वो चोरी कामयाब हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार सुस्त बैठी है। सरकार ने योजना इसलिए बनाई है कि जो ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा जाएगा वो दंडित होगा। अगर 7000 से ज्यादा वाहन जब्त हुए हैं तो सरकार ने एक योजना बनाई, तभी वो वाहन जब्त हुए ना। तो इन
तथ्यों को नहीं देखते, केवल एक भाषण देते हैं और इसलिए कहते हैं साहब तुलना मत कीजिए। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। बजरंग जी। ज्योति जी, मेरे साथी कह रहे हैं हमारे को राज्यसभा ज्यादा मिला। इनके लिए इंसान की जान की कीमत कुछ नहीं, इनका धर्म पैसा है। ये नहीं बताएंगे 2014 तक रेत की कीमत 7 रुपए से लेकर 11 रुपए स्क्वायर फुट तक थी। आज इनके राज्य में 34 रुपए से लेकर 40 रुपए स्क्वायर फुट तक वो रेत बिक रही है, यानी 5 गुना से ज्यादा रेट आज उसका रेत का उसका। और जहां तक पहाड़ की बात है और अवैध रेत की बात है, अपना नाजायज सिखों को हजारों डेली गाड़ी अवैध निकल रही है। अवैध मैं बोल रहा हूँ, जब 1000 गाड़ी अवैध निकलेगी तो उसके साथ 50 गाड़ी का बिल भी बनाना पड़ेगा कागजों में सिर्फ दिखाने के लिए। अगर खुदाई करनी हो 1000 फुट की और खुदाई कर ले ज्यादा तो इसलिए थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है, तो उसके एवज में ये सब खेल चल रहा है। ये रेत माफिया, ये जो खनन माफिया है, सिर्फ हरियाणा में नहीं माल बेच रहे, हरियाणा के पड़ोसी राज्यों तक भी हरियाणा का माल बिक रहा है। करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला, मैं दावे के साथ कहता हूँ करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है। जब भी इनसे बात कर लो भी फलानी स्टेट में हो गया, फलानी में हो गया। दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रवीण अत्रे जी या गुलिया जी ने अभी ये भी कहा, सुनिए अभी ये भी कहा गया बीजेपी और जेडीपी प्रवक्ताओं की ओर से नहीं करके आपको सुनना होगा अभी तो। आप सुनिए कि आपकी सरकारों में क्या होता था, क्या बात हुई आपकी सरकार में क्या होता था, राजस्थान भी ना जाए। इनका कहना है कि आपकी सरकार में क्या होता था, जितनी अवैध माइनिंग होती थी उसकी तुलना में बहुत कम कर दिया गया है। बिल्कुल राजस्व तभी बढ़ा के जब अवैध माइनिंग पर नकेल कसी गई है। हमारे एक और पूछिए, इनकी सरकार में 10 साल में अवैध माइनिंग के कितने मामले दर्ज हुए? डिटेल बताता हूँ, इनसे पूछ लीजिए कितने 10 साल में मामले दर्ज हुए। सुन लो मेरे साथी, सुन लो। अरे बता दो कितने मामले दर्ज हुए, हमने पता लग जाएगा का काम किया। अरे चोरी चढ़ाई होगी तो मामले भी दर्ज किए होंगे मेरे भाई, बता दो कितने मामले दर्ज किए 10 साल में लगाए। ट्रक भी 2 नंबर का इन्होंने जो नाके लगाए तो चोरी चढ़ाई तो कुछ मामले दर्ज किए होंगे, पूछ तो लीजिए इनसे कितने किए थे। जाता है कोई अरे बजरंगी एक जवाब दे दो भाई, बजरंगी एक जवाब दे दो, कितने मामले दर्ज किए थे आपने 10 साल में? ये जो माफिया जिसका आप जिक्र कर रहे हो, इसके खिलाफ आपने कितने मामले दर्ज किए थे 10 साल में? ये बता दो। गाड़ियां आ गई, जवाब नहीं देंगे, ना आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि जवाब पता ही नहीं आपको। में कुछ नहीं पड़ा, आपने तो भाषण लगाया, चुनावी भाषण बार। अरे ये बता दो 10 साल में आपने चोरी चढ़ाई, मैंने मान लिया, कांग्रेस लेकिन उस चोरी चलाने के लिए कितने मामले दर्ज किए ये बता दो। कांग्रेस के राज के अंदर कोई बताएंगे अफसरों पर गाड़ियां नहीं चलाई गई। अरे भाई अरे भाई आप भूल रहे हो, नेता के अंदर ये गाजरदार मार दिया था 2012 में, भूल रहे हो आपको ध्यान रख के भाषण मत दो। ये मत सोचो कि जनता की आजादी छोटी है, ये मत सोचो, जनता को सब याद है। आपको सारी बात पता होगा। मैं एक नाम आप ही बता दीजिए ना गर्ग साहब, कोई आंकड़ा अगर आप लेकर आएंगे डिबेट में, उनके खिलाफ भी कानूनी। आप मुझे उम्मीद है कि आप रिसर्च करके आए होंगे अवैध खनन को लेकर। अब अगर प्रवीण अत्रे जी पूछते हैं कि 10 साल में कितने मामले दर्ज किए आप लोगों ने, तो बता दीजिए ना, काम किया है इसमें इधर उधर क्या घुमाना है। और एक बात बताऊं, जो खनन के अंदर बड़े बड़े खेल खेलने जाते थे, राजनीतिक साजिश थी, राजनीतिक लोग होते थे, उनको भी हमने लगाम कसने का काम किया। कोई नंबर कोई आंकड़ा है आपके पास? बढ़ने तक नहीं दिया, और किसी ने बदमाशी की उनके खिलाफ मैं आज भी कापी दिखा सकता हूँ, उनके खिलाफ उनको फैक्ट में बात नहीं करेंगे, भाषण देंगे बस। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी, ठीक है, प्रवीण अत्रे जी अभी आएंगे आपके पास। केवल रेवेन्यू बढ़ाना काफी नहीं है, माफिया में एक डर हो, सिस्टम का, सरकार का एक डर हो कि कम से कम पुलिस प्रशासन पर हमला ना किया जाए, इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। ज्योति जी देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए और सरकार को और मुस्तैद होना चाहिए। सरकार प्रयास कर, देखिए अंग्रेजी में कहावत है कि परफेक्ट कोई नहीं होता, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। सरकार की तरफ से प्रयास है और बेहतर प्रयास किए जाने चाहिए, सरकार कर भी रही है। फिर भी कहीं ना कहीं ज्योति जी, अब इन्होंने कहा कि कांग्रेस के रिजम में,
मैं पुलिस पे हमले हुए मैं उनके नाम बता सकता हूँ। प्रदीप 2014, कुलदीप सिंह 2014 की बात है, रामनिवास 2012 की बात है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये ज्योति जी नहीं होने चाहिए। ये आज अगर हमारी गठबंधन की सरकार है तो एक भी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। कैजुअलिटी का किसी को इंजरी भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लोगों ने आज 10 सीट देकर के हमें सहयोगी बनने का मौका दिया है सरकार में, तो जवाबदेही हमारी बनती है ज्योति जी। बिल्कुल। और लोगों की सुरक्षा, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, पुलिस का अधिकारी हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, वो जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है। सरकार की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं चूक रहती है। उसको और बेहतरी की गुंजाइश करने के हमारे प्रयास हैं। क्या ये लोग इस बात को मानते हैं? अभी इन्होंने कहा कि मरवा दिया, ये मरवा दिया। अरे हजारों सिखों को जिंदा जलवाने वाले और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले क्या इस प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं? लेकिन ज्योति जी देखिए, सिखों की बात लिया है, क्यों मामला को भड़काते हो? क्यों दंगे करवाने चाहते हो? आपका काम दंगे करवाना है क्या? सिखों को मरवा दिया, मरवा दिया, मुसलमान को मरवा दिया। आप भी बीजेपी की भाषा बोलने लगे क्या? क्यों भाईचारा खराब करते हो देश के अंदर? अपनी बात करो, जिसका डिबेट हो रही है उसकी बात करो। आप ये बताओ, ये बताइए डाडम में क्या किया? डाडम में जो खनन माफिया आदमी मरे थे, आप तक उस पर कार्रवाई करी क्या? खनन माफिया को आपने पकड़ा क्या? इसके खिलाफ FIR दर्ज है। अरे आप इतना घबराते क्यों हो बजरंग जी? इतना क्यों डरते हो? इसका मतलब बहुत खतरनाक सच है। क्या बात ऐसी बात करते हो? देश में दंगा जैसे ही आपके सामने आता है, आपका भाईचारा खराब करना, सिखों का भड़काना शुरू हो जाता है। मुसलमान को तब ये भाईचारा याद नहीं आया था जब आपने किसी बात की। हमारा हिंदू पाकिस्तान हो गया, बजरंग जी आज याद आ रहा है भाईचारा। तुम तो डिबेट को घुमाकर अपनी मोहर लगाना चाहते हो। इन्होंने मलाई खानी है, बीजेपी ने मलाई खानी है, इन्होंने बेटी की मलाई और ये गीत गाए और कुछ नहीं है। बहुमत का बैठना है। बजरंग जी, क्या तरीका है? ये क्या तरीका है सर? ये क्या तरीका है आपको चर्चा का? अजय जी इतने धैर्य से सभी को सुन रहे थे अभी तक। अजय जी को समय नहीं, आप साथ साथ बोल रहे हैं। प्रवीण जी को टाइम देते हैं, आप साथ साथ बोलते हैं सर। आज आप सोच कर आए हैं क्या? आप बात नहीं होने देंगे? आज आप मन बनाकर आए हैं, आपको हर एक प्रवक्ता के बीच में बोलना है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं कर दिए, टाइम खराब करवा रहे हैं आप। नहीं ज्योति जी देखो, ये इनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। आपको जहां भी आपत्ति होती है आप आपने जब समय मांगा डिबेट में, आपको समय दिया गया। बात करी इन्होंने हजारों सिखों को, तो आप बीच में नहीं टोकेंगे। आप हर एक प्रवक्ता को बीच में नहीं रोकेंगे सर। अब इनको टाइम दिया गया, आप फिर तो शुरू हो गए। ये क्या तरीका है गर्ग जी? ये क्या तरीका है आपका? आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप वो भी सोचिए ना, आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप शांति से सुनिए अभी। संदेश ये भी नहीं, आप जवाब पूरा होने दीजिए, इनको उत्तर अपना कंप्लीट करने दीजिए अभी। अजय जी बोलिए। नहीं ज्योति जी देखिए, हम तो शहर से इस बात को स्वीकार करने वाले लोग हैं कि हम लोग बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और बेहतर इसको किया जाना चाहिए। लेकिन आप एक चीज समझिए, क्या विपक्ष के नाते इनका कुछ योगदान नहीं बनता? क्या ये सरकार का कभी सहयोग करते हैं? सरकार जब इन लोगों पर कार्रवाई करती है या सरकार की विजिलेंस की टीम कार्रवाई करती है, या आज तक अवैध खनन के मामले में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितने व्हीकल पर कार्रवाई हुई, उसको लेकर के ये लोग सरकार के ऊपर आरोप लगाने वाले लोग हैं कि सरकार चुनिंदा पिक एंड चूज की पॉलिसी करके कार्रवाई कर रही है। अरे ये जो डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है या CM फ्लाइंग है, ये स्वच्छ संस्थाएं हैं, ये लोग कार्रवाई करती हैं। लेकिन जब इन लोगों पर कार्रवाई होती है तो ये विपक्ष के नाते सरकार का साथ ना देकर के ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होने वाले लोग हैं। आज ये सोचने की बात है ज्योति जी। देखिए, अगर किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई है, वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी के ऊपर इस प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए और ये दायित्व सरकार का भी बनता है। सरकार इसको लेकर के गंभीर है। ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई होती है तो ये लोग उनके बचाव में खड़े होते हैं। तो ये तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को सोचना है और वो तय भी करेंगे इस बात को लेकर के कि इन अपराधियों को बचाने वाले लोग कौन है और इनको सजा देने वाले लोग कौन है। रेणु साहब,
देखिए इतना तो साफ है अपने आप में, हालांकि सरकार को लेकर हम नहीं कहते, लेकिन किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, खनन माफिया हमेशा बेखौफ ही नजर आएंगे। और हर बार आम लोगों के जहन में सवाल उठता है कि किसका संरक्षण इन लोगों को मिला के, और किसके बूते ये इतने बेखौफ हैं कि पुलिस पर, प्रशासन पर हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। बिल्कुल ज्योति जी, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि विदाउट संरक्षण ये माफिया इतना मजबूती के साथ नहीं कार्य कर सकता जितनी मजबूती के साथ ये कार्य करता है। अभी देखिए 2016 में जो डाडम वाली बात चल रही है, वहां जो सुंदर नाम की कंपनी थी उनको ठेका मिला था वहां पर, और उनको 137 एकड़ में माइनिंग करने की जो परमिशन मिली थी, और 137 की बजाय उन्होंने 224 एकड़ में माइनिंग की। ज्योति जी देखिए, ये भाई वैसे पुरानी सरकारों को घसीट करके लेके आते हैं। अब ये देखिए 16 से इनको परमिशन मिलती है 137 एकड़ की, और वो माइनिंग करते हैं 224 एकड़ में। जब एनजीटी ने इसका सर्वे, इसकी जो जांच की, तो मिला के 224 एकड़ में इन्होंने माइनिंग कर ली है 137 की परमिशन के बाद। क्या ये इतने बड़े बड़े घोटाले बिना किसी संरक्षण के हो सकते हैं? क्या देश का, प्रदेश का कोई व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार होगा कि इसके पीछे किसी का संरक्षण नहीं है, किसी बड़ा हाथ नहीं है, इसके पीछे कोई मजबूत हाथ नहीं है? देखिए मैं बताना चाहूंगा, अभी आ रहे हैं जी 2000 मेरे पास एक आंकड़ा आता है, 2013 से 2017 तक लगभग 4.25 लाख केस बने हिंदुस्तान में, 4.25 लाख केस बने। और जो माइनिंग हमारी इंडस्ट्री है वो लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इसकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देती है, क्या उसके ऊपर सरकार को तत्परता नहीं दिखानी चाहिए? क्या सरकार के उसके ऊपर पकड़ मजबूती के साथ नहीं होनी चाहिए? सरकार ने नीतियां लागू करी, मैं मान लेता हूं इन्होंने सारी नीतियां लागू करी, तो उन नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है वो तो दिखाए ना हमारे को। भाई उनको इम्प्लीमेंट तो करे। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि संरक्षण है, ऊपर का संरक्षण है। जो 100 एकड़ की एक्स्ट्रा माइनिंग कर जाते हैं तो विदाउट किसी के सहारे के वो नहीं हो सकता। सरकार को सच्ची नीयत के साथ, सच्ची आत्मा के साथ इन नीतियों को लागू करना। तौर पर एक एंकर के नाते इस बात में यकीन रखती हूँ कि जो भी पार्टी सरकार में होती है, जिम्मेदारी और जवाबदेही उनकी होती है। लेकिन जो प्रवीण अत्रे जी की ओर से कहा गया कि तुलना तो करनी होगी, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि 8 साल से ही अवैध खनन शुरू हुआ हो, या 8 साल से ही ऐसा होता आया हो, उससे पहले भी होता रहा होगा। नहीं, पहले से होता रहा है, पहले भी ऐसा होता आया था। हाँ बिल्कुल, पहले भी होता रहा है, हर सरकार में होता रहा है। ठीक है, हर सरकार में होता रहा है। अजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल होता रहा है, हर सरकार में होता रहा है, लेकिन जो ये दावे कर रहे हैं उन्होंने कितना कंट्रोल किया, ये तो पहले से भी और ज्यादा बढ़ गया। ज्योति जी, इनको कंट्रोल करना चाहिए था। पहली सरकारों की कमी रही तो नई सरकार बना दी प्रदेश की जनता ने, लेकिन इसके बावजूद भी जो सुधार नहीं होगा तो इसका फायदा क्या हुआ? बिल्कुल, ये सही कहा आपने। अजय जी बोलिए। देखिए ज्योति जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। विजेंद्र रेड्डी जी ने बिल्कुल अच्छी बात करी और सच्ची बात करी कि उनको जितना काम दिया गया था उन्होंने इससे ज्यादा काम किया। सरकार की तरफ से 29 करोड़ 20 अगस्त 2022 को 29 करोड़ 65 लाख रुपए का फाइन गोवर्धन माइंस, और इन्होंने एक डाडम भिवानी की, ये कंपनी की मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर 29 करोड़ 65 लाख का जुर्माना सरकार की तरफ से किया गया। इन्होंने एक कंपनी का और नाम लिया, सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स, जिसको ये ठेका मिला था। उन्होंने जो इस जमीन को बढ़ा करके गलत काम करने का काम किया, उनके ऊपर ज्योति जी मैं ऑन रिकॉर्ड की बात करता हूँ, 34 करोड़ 88 लाख रुपए का जुर्माना हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से किया गया। देखिए आपकी टीवी चैनल पर चर्चा के शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि सरकार की तरफ से सख्ती जारी है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां या कुछ लोग गलत काम करने से नहीं चूकते। जहां भी उनको मौका मिलता है वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो मैंने दोनों को, जिन कंपनियों का नाम विजेंद्र रेड्डी जी ने लिया, मैंने दोनों कंपनियों को ऑन रिकॉर्ड के साथ कहा, और मैं इनको इस बात के लिए चैलेंज करता हूं कि अगर मेरी किसी भी फिगर में कोई गलती हो, सरकार की तरफ से जुर्माना ना किया होगा, तो ये स्वतंत्र है, मेरे खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं निकले। दोनों का, एक के ऊपर 29 करोड़ 65 लाख और एक के ऊपर 34 करोड़ 88 लाख रुपए का जुर्माना सरकार की तरफ से किया गया। प्रवीण जी, आपसे मैं आखिरी कमेंट लूंगी। आपसे पहले गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और गर्ग जी देखिए, हादसे हो जाने के बाद या मजदूरों की जान जाने के बाद या किसी की हत्या कर दिए जाने के बाद जुर्माना लगाना या एक्शन लेना,
ये बिल्कुल ऐसा है कि हादसे होने के बाद प्रशासन की नींद टूटती है और ये बिल्कुल काफी भी नहीं है अपने आप में। देखिए ज्योति जी, मैंने जो डाडम का जिक्र किया, आज तक जो सुंदर नाम की फर्म है उनके ऊपर कोई कार्रवाई, उनके खिलाफ FIR दर्ज है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उनके अंदर कोई आदमी पकड़ा गया। ना दूसरी बात ले लो, इन्होंने एक सवाल किया कि माल कैसे निकल जाता है ट्रक के ट्रक, जैसे 5000 शराब की पेटियां अवैध निकल गई थी, इसी प्रकार हजारों ट्रक अवैध मान लो 2 नंबर के बार की बार रेत के भी निकलते हैं, रोडी बजरी के निकल रहे हैं। ये स्थिति इनके राज के अंदर है। और जहां तक कि इन्होंने कहा कि हमने पास पैसे वसूल किए, घोटाला अरबों रुपए का, आप 10% उसमें वसूली कर लेते हो, 90% का घोटाला फिर भी कर गए ये लोग। मान लो किसी ने 100 रुपया घोटाला किया, उससे आपने 10 वसूल लिए, 90 तो खा गया। घोटाला तो अरबों रुपए का मेरे साथी, आप उसको बता दें कितना घोटाला किया, कितना वसूल किया। वसूल तो आपने बता दिया, आपने ये नहीं बताया जब से अब तक कितने घोटाले हुए, पूरे पहाड़ खोदे, रेते निकाल दी, इतना घोटाला किया, हमने रिकवरी इतनी करी, दोनों रिकवरी इस बात की घोटाला किया। काफी कुछ किया कि अवैध खनन रोकने के लिए, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे सामने आते हैं जिनसे लगता है कि काफी नहीं है, अभी कुछ और भी किया जाना बाकी है। लेकिन बिल्कुल मैंने तो शुरुआत में कहा था ये बात कि अभी भी हमारे सामने इस तरह की घटनाएं आती हैं। एक और देखिए, 1 तारीख को नारनौल के अंदर इस तरह के अवैध खनन की जानकारी जैसे प्रशासन को मिली, प्रशासन ने कार्रवाई की, वहां पे एक ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली, एक पुगलेट जब्त की। तो जहां जानकारी मिलती है प्रशासन काम करता है, और यही महत्वपूर्ण है। अब ये जो रेणु जी एक बात कह रहे थे कि सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए, हम उसी तत्परता का जिक्र कर रहे हैं कि हमने 2014 से लेके 2022 तक 21,450 मामले अवैध माइनिंग के दर्ज किए हैं। लेकिन मैं फिर वही कहता हूं कि साहब, जब आप सत्ता में थे, आपने क्या किया वो तो बता दीजिए। हम तो अपना हिसाब दे रहे हैं यहाँ बैठ के कि हमने कितने मामले दर्ज किए, कितना रेवेन्यू बढ़ाया, कितने हिसाब ले लो। हमने तो अवैध खनन यात्री जी रोका है, अवैध खनन करने वालों को भित्तर ठोका है, उनसे वसूली की है। आप रिकॉर्ड देख लो, आप कहीं रिकॉर्ड में कभी निकालो भाई, आपने उनको नहीं पकड़ा अवैध खनन, आप कोई सबूत तो लाओ। अब तो हमारे राज्य में कोई पुलिस पर हमला हुआ तो बताओ, फलाने पुलिस अधिकारी पर हत्या कर गए, उन पर हमला, एक का नाम तो गिना दो जी। वो इतिहास आप ही का है, आपको इतिहास सुनना पड़ेगा। दिल्ली में हालांकि टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन अजय जी काफी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपसे ज्यादा इतिहास की जानकारी है, चिंता ना करो, ये इतिहास गवाह है। नहीं लगता बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और आज के मुद्दे में हमने चर्चा की है अवैध खनन को लेकर। और इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये जबरदस्ती खनन चला रहे हैं।